हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी के साथ साथ हमारी जो ये नई जो सीरीज़ चल रही है जो कि स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत और इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है, जिसमें हम वीक में 2 डेज़ लक्ष्मीकांत करवाते हैं, 2 डेज़ स्पेक्ट्रम, और फिर जो है लास्ट में जो वीकेंड जो होता है उसमें हम इकोनॉमिक्स की 2 क्लास लेते हैं। तो उसी सीरीज़ में जो है हमारा आज का जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स की क्लास का, वो क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हम हिंदी में मौद्रिक नीति भी कहते हैं। तो ये मौद्रिक नीति क्या होती है, इसको हम देखेंगे डिटेल में। मौद्रिक नीति वह नीति है जिसके माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मुद्रा की आपूर्ति, ब्याज दरें तथा ऋण की उपलब्धता को नियंत्रित करता है, ताकि देश की आर्थिक स्थिरता, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण तथा विकास सुनिश्चित किया जा सके। मुद्रास्फीति, जिसको हम इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसको हम आम भाषा में महंगाई भी कहते हैं। तो इसको हम देखेंगे। जब हम पॉलिसी की बात करेंगे तो पॉलिसी का क्या मतलब होता है कि कोई परिवर्तन लाना, मतलब चेंज होता है किसमें, सप्लाई ऑफ मनी में। मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति है जो चेंज करना चाहती है या रेगुलेट करना चाहती है सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। मतलब इसमें बताया गया है कि जो सप्लाई ऑफ मनी जो है, इकोनॉमी में जो सप्लाई ऑफ मनी है उसको रेगुलेट करने का जो है कार्य किसका होता है, मौद्रिक नीति का होता है। अगर जो है मनी बहुत ज़्यादा है तो उससे क्या होगा, अगर मार्केट में मनी बहुत ज़्यादा हो गई है तो उससे क्या होगा, इससे इन्फ्लेशन हो जाता है। तो मनी को जो है मार्केट से निकालना पड़ेगा। और अगर मनी कम है इकोनॉमी में, तो मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करते हुए सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में मनी को इंजेक्ट कर देती है। तो मतलब इसमें क्या बताया गया है कि अगर मार्केट में मनी बहुत ज़्यादा है तो उससे महंगाई बढ़ जाती है, तो उससे मार्केट से जो है मनी को निकालना पड़ता है, उसको शक आउट करना पड़ता है। और अगर जो है मनी मार्केट में कम है तो उससे क्या होता है, उससे जो है सेंट्रल बैंक क्या करती है, यह जो है इकोनॉमी में मनी को जो है इंजेक्ट करती है। तो किसी भी देश में 2 टाइप की पॉलिसी होती हैं। पहली क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरी क्या है, फिस्कल पॉलिसी। सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसी होती है उसको हम क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो सेंट्रल बैंक की जो है पॉलिसी है उसको क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या होगा, फिजिकल होगा। ये लोग यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, ये है फिजिकल पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, मतलब जो है सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और जो फिजिकल जो पॉलिसी होती है वो किसकी होती है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। जो मौद्रिक नीति है उसका जो है क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, विकास दरों को जो है बढ़ावा देना और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, मुद्रा की स्थिरता को बनाए रखना, वित्तीय बाजारों की स्थिरता लाना और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन देना। ये मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत सेंट्रल बैंक सप्लाई ऑफ मनी को इकोनॉमी में रेगुलेट करने की कोशिश करती है। मतलब इसमें क्या बात किया गया है कि अगर इकोनॉमी में अगर जो है मनी बहुत ज़्यादा हो गई है तो उससे जो है इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो उससे जो है क्या करेगी, सेंट्रल बैंक क्या करती है, ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से ये मनी को जो है मार्केट से निकाल लेती है। और अगर जो है मनी मार्केट में कम है तो मनी जो है इकोनॉमी में कम है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करते हुए जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करती है, वो इकोनॉमी में मनी को इंजेक्ट कर देती है। तो ये क्या करती है, ये मतलब दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का कार्य करती है। मतलब ये इकोनॉमी में मनी को जो है मनी की सप्लाई को रेगुलेट करने का कार्य करती है। इसको जो है ये हमारा जो है प्री में क्वेश्चन बन सकता है। प्री में इससे रिलेट क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इसके बारे में जो प्रोविज़न किया गया है वो जो है किस एक्ट के अंतर्गत किया गया है, तो कौन सा है, ये आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत किया गया है। ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के जो है क्या टाइप्स हैं उसको हम देखेंगे। फर्स्ट जो टाइप है वो क्या है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें जो है क्या, ये क्या बात करता है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सुविस्तारित मौद्रिक नीति भी बोलते हैं। ये जो है क्या करता है, जब जो है आरबीआई ब्याज की जो है मतलब जो इंटरेस्ट जो रेट है उसको कम करता है और नकदी की आपूर्ति को बढ़ाता है। इसमें मनी सप्लाई को ये क्या करता है, ये मनी सप्लाई को बढ़ाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है,
आर्थिक मंदी के विकास में जो है क्या करना, प्रोत्साहन देना। मतलब इसमें जो है इसमें क्या करता है, आरबीआई जो है ब्याज की जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम करता है और नकदी की जो है आपूर्ति को बढ़ाता है। दूसरा क्या है, दूसरी जो है हम बात करेंगे, सेकंड है कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे हम समविस्तारित मौद्रिक नीति भी कहते हैं, जिससे हम मनी की सप्लाई को क्या करते हैं, घटाते हैं। जब आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है और ब्याज जो है और बाजार में नकदी कम करता है। जब इंटरेस्ट जो है रेट जब बढ़ा देगा, जब लोगों को जो है ज़्यादा ब्याज मिलेगा तो वो क्या करेंगे, वो अपना पैसा जो है फिक्स कर देंगे, जिससे जो है मार्केट में मनी कम हो जाएगी। तो ये क्या करती है, ये जो है मनी की सप्लाई को घटाते हैं ये। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके जो है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया। इसमें क्या है कि जब कोई पॉलिसी आती है तो उसका मकसद होता है चेंज लाना। मॉनेटरी पॉलिसी किस पर इफ़ेक्ट डाल रही है, मनी सप्लाई पे। मतलब जो है जब भी कोई पॉलिसी आती है तो उसका जो है उसका मकसद जो है क्या होता है कि उसका समाज में, और या जो है मतलब अगर जो हम इसकी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो हम इकॉनमी में उसका जो है क्या किस प्रकार जो है वो चेंज ला रही है, उसको रेगुलेट करने का कार्य कर रही है। तो उसका जो है मतलब क्या होता है, मनी की सप्लाई को रेगुलेट करने का होता है। तो उसमें जो है क्या है, इसके अंतर्गत जो है चेंज किया जाता है। जब मार्केट जो है, जब पैसा जो है ज़्यादा है तो उसको निकाल लिया जाता है, कम है तो उसमें जो है पैसा और डाल दिया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड एक फ्रेमवर्क डिफाइन किया गया था हमारी गवर्नमेंट ने। ये जो एग्रीमेंट हुआ था मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क का, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के बीच में हुआ था। ये जो एग्रीमेंट जो हुआ है वो किसके बीच में हुआ है, ये गवर्नमेंट के बीच में हुआ है, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के बीच में हुआ है। इस एग्रीमेंट में आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की गई है, उसे प्राइस स्टेबिलिटी प्लस ग्रोथ दोनों को मेंटेन करना है। मतलब जो है प्राइस में भी जो स्थिरता लानी है और जो है ग्रोथ, मतलब उन दोनों को जो है मेंटेन करके रखना है कि उसमें भी जो ग्रोथ में भी कमी ना आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करते करते कंट्री की जो ग्रोथ है वही रुक जाए। आरबीआई को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपको प्राइस स्टेबल रखने के साथ साथ ग्रोथ भी मेंटेन करनी होगी। आरबीआई को स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ दोनों को मेंटेन करना है, इसके लिए आरबीआई कुछ टूल का यूज करती है। मतलब आरबीआई को जो है ये जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया, इसमें जो है क्या बात की गई है कि एक एग्रीमेंट हुआ था, किसके बीच में, गवर्नमेंट के बीच में हुआ था और सेंट्रल बैंक के बीच में हुआ था। इसके अंतर्गत जो है क्या किया गया है, इस जो एग्रीमेंट है इसमें जो है आरबीआई के ऊपर जो है कुछ उत्तरदायित्व आरोपित किए गए हैं। उसको डिफाइन किया गया है कि उसे जो है प्राइस स्टेबिलिटी के साथ में ही ग्रोथ पर भी जो है ध्यान देना होगा। ये ना हो कि जो है प्राइस को स्टेबल करते करते जो है कंट्री की जो ग्रोथ है वही रुक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल करते हुए जो है कंट्री की ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए, ये इसमें जो है मेन बात कही गई है। इसके लिए आरबीआई को जो है स्टेबिलिटी एंड जो है ग्रोथ दोनों को मेंटेन करने के लिए कुछ जो है टूल्स यूज़ करेगी। आरबीआई के पास कुछ टूल्स दिए गए हैं जिसके अंतर्गत वह कंट्री की जो है ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों को कंट्रोल कर सकती है। और जब हम टूल्स की बात करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब यहाँ पे जो बताया गया है कि दो टाइप्स के जो है टूल हैं। पहला क्या है, क्वांटिटेटिव टूल्स, और दूसरा क्या है, क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स जो है जब हम बात करेंगे इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मात्रात्मक उपकरण। और जो क्वालिटेटिव जो है टूल्स की बात करेंगे तो इसमें जो है, इसमें मतलब मात्रा, क्वांटिटी मतलब मात्रा की बात की गई है और क्वालिटी मतलब जो है इसमें गुण की बात की गई है, गुणात्मक जो है उपकरण। तो इसको हम देखेंगे डिटेल में। पहला क्या है, क्वांटिटेटिव टूल्स। इसके अंतर्गत आरबीआई ने टूल्स मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई जो है ये टूल्स मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए यूज़ करती है। क्वांटिटी में जब हमें डिफाइन करना होता है कि मार्केट में कितना मनी 100 करोड़ या 15 करोड़ है तो हम इस जो है टूल का यूज़ करते हैं। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज में जो है क्या है, कॉमर्शियल बैंक की लिक्विडिटी को जो है एडजस्ट करना होता है। मतलब जो कॉमर्शियल बैंक है उसको क्या करना होता है, जो तरलता मतलब जो है लिक्विडिटी, उसको क्या करना होता है, उसको एडजस्ट करना होता है। ये दो केस में हो सकती है, ये जो है हम दोनों केस में यूज़ कर सकते हैं। लिक्विडिटी अगर ज़्यादा है या लिक्विडिटी अगर कम है, अगर ज़्यादा है तब भी हम यूज़ करना है और अगर जो है कम है तभी जो है हम इसे जो है यूज़ कर रहे हैं। कॉमर्शियल बैंक को ये फैसिलिटी दी जाती है कि सेंट्रल बैंक मतलब कॉमर्शियल बैंक को जो है सेंट्रल बैंक के द्वारा ये फैसिलिटी दी जाती है कि वह अपनी लिक्विडिटी को एडजस्ट कर सके।
उसके अंतर्गत जो है ये फैसिलिटी किसके द्वारा दी जाती है, ये जो है सेंट्रल बैंक के द्वारा दी जाती है। किसको दी जाती है, कॉमर्शियल बैंक को दी जाती है, कि जो अपनी जो लिक्विडिटी है उसको जो है क्या कर सके, वो एडजस्ट कर सके। उसके अंतर्गत जो है ये जो पॉइंट जो पहला बताया गया है क्वांटिटेटिव टूल्स के अंतर्गत, जो पहला टूल्स है वो क्या है, पहला टूल जो दिया गया है वो है रेपो रेट। इसको हम देखेंगे। रेपो रेट के अंतर्गत जो है क्या है, ये जो है शॉर्ट टर्म पर्पस लोन होता है, शॉर्ट टर्म के लिए जो है दिया जाता है। इसके अंतर्गत क्या है कि रेपो रेट में यह वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक जो है ऋण देता है। ये शॉर्ट टर्म है, ये जो है आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो इसका हम एग्जाम्पल के माध्यम से जो है देखेंगे कि अगर जो है लिक्विडिटी अगर कम है, मतलब कॉमर्शियल बैंक को पैसे की जो है ज़रूरत है, तो वह कॉमर्शियल बैंक के पास अगर अगर जो है अगर कॉमर्शियल बैंक के पास जो है पैसे कम हैं, तो उसको मनी बोरो करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। लोन लेने के लिए वह जाएगी किसके पास, आरबीआई के पास। आरबीआई उसे लोन तो देगी रेपो रेट पर, मतलब जो है कुछ इंटरेस्ट के साथ आरबीआई जो उसको जो लोन देगी, तो वो जो है जो इंटरेस्ट है उसको क्या बोलेंगे, वो रेपो रेट पे देगी। मतलब अगर जो है आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है, तो उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वह रेपो रेट कहलाएगा। मतलब इसमें जो है ये सीधी सी बात ये करता है कि अगर जो है कॉमर्शियल बैंक के पास जो है उससे लिक्विडिटी अगर जो है कम हो गई है, कॉमर्शियल बैंक को पैसे की जो है ज़रूरत है, तो वो क्या करेगी, वो आरबीआई के पास जाएगी और उससे जो है मनी को जो है उसे बोरो करना पड़ेगा, जिसके बदले जो है उसे जो है लोन देना पड़ेगा। लोन देने के लिए मनी उसे जो है बोरो करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। लोन लेने के लिए जो है वह जब आरबीआई के पास जाएगी, तो आरबीआई जो है जो उसको जो पैसे देगी, उस पे उस पे जो लोन देगी, उस पे जो है कुछ इंटरेस्ट जो है चार्ज करेगी। जो इंटरेस्ट जो चार्ज करेगी, उसी इंटरेस्ट को हम बोलते हैं रेपो रेट। तो ये क्या कहलाता है, रेपो रेट कहलाता है। रेपो रेट इज़ द इंटरेस्ट रेट। इसमें क्या है, जो आरबीआई है, आरबीआई एचडीएफसी क्या है, ये कॉमर्शियल बैंक है। आरबीआई क्या करेगी, जो है जब कॉमर्शियल बैंक को जो मनी की जो है ज़रूरत है, तो उससे जब मनी लेगी, तो उसके बदले में क्या करेगी, जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी इससे जो है आरबीआई के पास रखेगी। तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई जो है मनी को इसके पास ट्रांसफ़र कर देगी। तो जब भी जो है कॉमर्शियल बैंक लोन जो है जब भी कॉमर्शियल बैंक को लोन लेना है, तो वह आरबीआई के पास सिक्योरिटी लेकर जाएगी और आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के अकाउंट में मनी को ट्रांसफ़र कर देगी। आरबीआई जो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, उसे ही क्या कहा जाता है, रेपो रेट कहा जाता है। मतलब कॉमर्शियल बैंक को जो है मनी की ज़रूरत थी, उस लिक्विडिटी की जो है कमी थी, जिसकी वजह से जो है वो क्या करती है, वो आरबीआई के पास जाती है, उससे कहती है कि आप हमें पैसे दो। तो उसके बदले में जो वो उसको क्या करना पड़ता है, तो आरबीआई जो बोलती है कि आप हमारे पास जो है कुछ रखो, जिसके जो कुछ रखने की जो बात है वो क्या होगी, वो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होंगी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ उनके पास रखेगी, तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई इनको जो है एचडीएफसी मतलब कॉमर्शियल बैंक को जो है मनी दे देगी, जिसके बदले में अपने पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है रखे रहती है एचडीएफसी जो है। और जो इसके बदले में जो उससे जो इंटरेस्ट चार्ज करती है इस लोन के बदले में, उसी जो है इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि एचडीएफसी ने जो है जिस काम के लिए लोन लिया था वह पूरा हो गया। अगर मान लीजिए जो एचडीएफसी ने जिस जिस भी रीज़न से जो है लोन लिया था, वह अगर जो है कार्य पूरा हो गया है, तो वो क्या करती है, तो वो जो है तो आरबीआई जो है क्या करती है, तो जो एचडीएफसी है वो क्या करेगी, वो अपनी जो है मनी को, मतलब जिस काम से जो है मनी लिया था, वो आरबीआई को जो है वापस कर देगी। जितना जो लोन उसने लिया था वो आरबीआई को वापस कर देगी। तो आरबीआई क्या करेगी, जो सिक्योरिटी जो उसने जो अपने पास रखी थी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो एचडीएफसी बैंक को वापस कर देगी। आरबीआई को जो है पैसा वापस कर देगी, तो वह आरबीआई उसके बदले में जो है सिक्योरिटीज़ उसके पास जो थी, वो जो है कॉमर्शियल बैंक को वापस कर देती है। 100 रुपीज़ की जो है सिक्योरिटी में आरबीआई 96 की को ही वापस करेगा। मान लीजिए जो है जो सिक्योरिटीज़ जो रखी हैं वो 100 रुपीज़ की थी, तो 100 रुपीज़ की अगर सिक्योरिटी थी और आरबीआई ने कितना वापस किया, आरबीआई ने जो है 100 में 96 ही अगर वापस किया है, तो कॉमर्शियल बैंक को, क्योंकि 4 रुपीज़ रेपो रेट के रूप में जो है रखी, मतलब जो है जो 4 रुपीज़ जो था, वो जो है रेपो रेट था, मतलब जो है जो इसका इंटरेस्ट था लोन का, वो हुआ है उसका 4%। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ये प्री में आपका फैक्ट बन सकता है, वो क्या है, व्हाट इज़ रेपो रेट, और इसके लिए जो कौन सी एलिजिबल जो है सिक्योरिटी है रखने के लिए। दूसरा क्या है, दूसरा है कॉमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा है, तो वह यूज़ नहीं आ रहा है, लिक्विडिटी ज़्यादा है।
तो इस जो है कंडीशन पे क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक पैसा आरबीआई के पास, मतलब इसमें जो है जो फर्स्ट वाली कंडीशन थी उसमें था कि जो है कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे की कमी हो गई थी, लिक्विडिटी कम हो गई थी, मार्केट में जो है मतलब पैसा जो है कम हो गया था, तो आरबीआई तो जो है कॉमर्शियल बैंक ने क्या किया, वो आरबीआई के पास जो है गई और उसने जो है आरबीआई से जो है पैसे लिए। पैसे जो है उसके बदले में उसने जो है कॉमर्शियल बैंक ने आरबीआई को क्या किया, आरबीआई को जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी। तो आरबीआई ने जो है 4% इंटरेस्ट रेट पे जो उसने क्या किया, आरबीआई ने जो है उसको पैसे जो है दे दिए। जब जब एचडीएफसी बैंक का जो है जब जो भी रीज़न से जो है उसने लोन लिया था वो जब कंप्लीट होता है तो वो क्या करती है, वो पैसे जाके आरबीआई को वापस करती है। तो आरबीआई जो है उसकी सिक्योरिटी जो कि 100 रुपीज़ की थी, तो 100 रुपीज़ में 96 रुपीज़ ही उसको वापस करती है। तो 4% का जो है क्या है, ये रेपो रेट हो गया। तो दूसरा जो कंडीशन है उसमें क्या है कि कॉमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा है, तो वह जो है कॉमर्शियल बैंक के पास जो है एक्स्ट्रा पैसा है, इससे क्या होगा, लिक्विडिटी ज़्यादा है, वह कोई यूज़ नहीं आ रहा है, इससे लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो कॉमर्शियल बैंक पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करा देगी। उसके बदले में आरबीआई रिटर्न में कुछ सिक्योरिटीज़ डिपॉजिट कराएगा। आरबीआई इस पर कॉमर्शियल बैंक को जो रिटर्न अर्न कर रहे हैं पर जो है रिज़र्व रेपो रेट कहलाता है। मतलब इसमें बताया गया है कि जो इसके जब वो जो पैसा जो उसके पास एक्स्ट्रा है जब उसको जो है दे देता है आरबीआई के पास में, तो उसके बदले में जो उसको इंटरेस्ट मिलता है उसको ही हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, यह वह दर है जिस पर बैंक अपनी अतिरिक्त राशि आरबीआई में जमा करते हैं, तो इसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, यह दीर्घकालिक ऋण पर लगने वाली दर होती है। मतलब अगर लॉन्ग टर्म पर्पज़ से लिए अगर जो है कोई ऋण लिया गया है तो उस पर मतलब मान लीजिए लॉन्ग टर्म पर्पज़ से अगर कोई लोन लेते हैं तो उस पर जो है हमारी जो इंटरेस्ट रेट जो लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। तो इसको हम देखेंगे जब कॉमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए लोन चाहिए, यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटीज़ जो है का लेन देन नहीं होता है। इसमें जो है इसमें क्या सिमिलरिटी है उसको हम देखेंगे। पहला क्या है, इसको जो है कौन डिटरमाइन करता है, ये जो है ये करता है आरबीआई। आरबीआई निर्धारित करता है कि जो कितना रेपो रेट होगा। बैंक रेट में भी जो है आरबीआई निर्धारित करता है कि कितना जो है रेट होगा। ये जो नॉर्मल रेट से इसका जो है रेट जो बैंक रेट जो होता है वो रेपो रेट और इनसे सबसे जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। दूसरा क्या है, इसके अंतर्गत जो है लोन जो है किससे लिया जाता है, आरबीआई से लिया जाता है रेपो रेट से अंतर्गत, और इसके अंतर्गत भी बैंक रेट के अंतर्गत जो है ये भी जो है आरबीआई की से लिया जाता है। फिर क्या है, दोनों का लक्ष्य क्या होता है, आरबीआई की मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का। मतलब जो दोनों का जो बैंक रेट रेपो रेट हो चाहे बैंक रेट हो, इन दोनों का जो है जो एम होता है वो क्या होता है, आरबीआई की मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का। दोनों में जो है क्या डिफरेंस है इसको हम देखेंगे, रेपो रेट और जो है बैंक रेट में क्या डिफरेंस है। इसके अंतर्गत रेपो रेट में सिक्योरिटीज़ का लेन देन होता है, किंतु जो बैंक रेट है उसमें सिक्योरिटीज़ का लेन देन नहीं होता है। हमने यहाँ पर बात करी है कि इसमें यहाँ पर जो है कोई भी सिक्योरिटीज़ का लेन देन नहीं होगा। ये जो है रेपो रेट में क्या है, ये ओवरनाइट के लिए लिया जा सकता है, और जो ये क्या है, ये 28 डेज़। ये फैक्ट भी आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्री में आप जो है इसको देख सकते हैं। फिर इसमें क्या है, ये लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए जो है लोन होता है। आरबीआई जब रेपो रेट कम ज़्यादा करती है तो कंट्री पर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आता है। मतलब अगर रेपो रेट में जो है कम ज़्यादा अंतर इंटरेस्ट रेट में अगर आता है तो इसका इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्ट जो है इस पर कंट्री पर नहीं पड़ता है, किंतु जो ऐसा बैंक रेट में ऐसा नहीं होता है। बैंक रेट को जो है चेंज करने पर डायरेक्टली इफेक्ट दिखाई पड़ता है। इसके अंतर्गत जो है हम देखेंगे, इसके अंतर्गत हम देखेंगे जो आरबीआई है वो क्या करती है, वो कॉमर्शियल बैंक को जब लोन देती है तो जो है जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है कितने परसेंट पर, 6% पर। 6% पर जब कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई लोन देती है तो जो है क्या होता है, इसके अंतर्गत जो है जब जब जो है 6% पर लोन देगी तो उससे क्या होगा कि जितना भी जो अमाउंट जो है जो बचेगा उस पर जो है क्या है, जो कॉमर्शियल बैंक है वो क्या करती है, वो ABC सबको जो है 9% पर, मतलब सबको जो है वो लोन देती है। तो उस टाइम पे जब 6% होगा तो वो भी जो आगे जो लोन देगी तो उसमें जो है वो क्या, वो भी उस हिसाब से जो है इंटरेस्ट रेट उसमें भी कम रखेगी। लेकिन अगर आरबीआई जो है जो लोन देती है उसको कॉमर्शियल बैंक को, अगर 6 की जगह पे उसने 7% कर दिया है, 7% से अधिक कर दिया है, तो आरबीआई जब जो 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 कॉमर्शियल बैंक है वो भी जब आगे जब लोन देगी
ABC को जो है जब लोन देगी तो वो क्या करेगी, वो जो पहले जो अमाउंट जो कम था इंटरेस्ट वाला, वो उसने जो है बढ़ा के 9% पर जो है लोन दे दिया। तो इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो किस पर पड़ता है, वो हमारी कंट्री पर पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैश रिजर्व रेशियो, CRR। ये क्या होता है, बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक हिस्सा RBI के पास नगद रूप से जमा रखना पड़ता है। इसके अंतर्गत इसमें जो है क्या बताया गया है, ये जो है क्या बात करता है कि जो कॉमर्शियल बैंक है, मान लीजिए जो कॉमर्शियल बैंक है HDFC है, उसके पास 1000 रुपीज़ है। तो 1000 रुपीज़ में इसका जो है उस 4% इसको CRR किसके पास जो है RBI के पास डिपॉजिट करना होगा। तो 1000 रुपीज़ में जो है जितने रुपीज़ जो बचेंगे उसका क्या है, मतलब मान लीजिए जो है 40 रुपीज़ जो इससे जब निकल गए, तो इससे क्या हुआ कि 960 रुपीज़ जो है जो बचे हैं, उस 960 रुपीज़ को ही वह यूज़ कर सकता है लोन देने के लिए। मतलब ABC को जो है किसी को भी लोन देने के लिए वो केवल 960 रुपये का यूज़ कर सकता है। 40% मतलब 40 रुपीज़ जो है 4% इसने क्या किया है, CRR के रूप में जो है कहाँ पे, RBI के पास जो है डिपॉजिट कर दिया है। तो RBI से क्या करता है, CRR के माध्यम से RBI को लिक्विडिटी मेंटेन करना रहता है। जब RBI को लगता है कि लिक्विडिटी जो है मार्केट में जो है ज़्यादा हो गई है, तो वह क्या करता है, वह CRR को बढ़ा देती है, जिससे जो कॉमर्शियल बैंक है वो जो है वो लोन जो है कम दे पाएगी। इसके अंतर्गत जो है क्या बताया गया है कि जैसे HDFC है, HDFC के पास जो है 1000 रुपीज़ है। 1000 रुपीज़ में 70 जो रुपीज़ हैं, 70 रुपीज़ जो है मतलब CRR 7% जो है अगर उसने RBI को पास जो है डिपॉजिट कर दिया, तो उसमें उनके पास कितना बचा, उनके पास जो है केवल 930 रुपीज़ बचा, जिसमें 930 रुपीज़ में ही कॉमर्शियल बैंक क्या करेगी, आगे लोन दे सकती है। तो इससे जो है क्या होगी, इससे लिक्विडिटी जो है कम हो जाएगी। जब इंटरेस्ट रेट जब इस पर जो है बढ़ जाएगा, तो मार्केट में जो है लोन जल्दी कोई नहीं लेगा। RBI ने अपने टूल्स से छेड़छाड़ करी और मनी सप्लाई को जो है रेगुलेट किया। CRR बढ़ने पहले से जो है HDFC 9 जो है, जब CRR जो बढ़ा था उससे पहले HDFC कितना था, 960 रुपीज़ था लोन। मतलब जो CRR जो है जब 4% का था, तब जब वो 4% जो है मतलब 1000 में से 40 रुपीज़ जब वो RBI के पास जब डिपॉजिट कर रही थी, तो उसमें वो 960 रुपीज़ का जो है लोन दे सकती थी। अब जब CRR 7% जो है CRR होने से जो है क्या हुआ है, उसके पास जो है HDFC के पास 930 रुपीज़ का ही जो है वो लोन दे सकती है। इसमें जो है ये हमारा जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसमें प्री में कि CRR कौन तय कर सकता है। इसको आप लोग जो है देख के हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन तय कर सकता है। दूसरा क्या है, दूसरा हम देखेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। ये क्या होता है, इसको हम देखेंगे डिटेल में। यह जो है बैंकों को अपनी जमा राशि का एक भाग स्वीकृत सरकारी प्रतिभूतियों में रखना होता है। इसके अंतर्गत सेंट्रल बैंक RBI कॉमर्शियल बैंक को बोलता है कि आप एक रिजर्व क्रिएट करोगे, बट ज़रूरी नहीं है कि वो कैश में ही हो। मतलब इसमें बताया गया है SLR जो है वो कैश में होना ज़रूरी नहीं है, और इसमें जो है क्या बताया था, CRR जो है वो कैश में होना ज़रूरी है। तो ये जो है फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसमें पूछे जा सकते हैं 1 2 3 4, ये केवल 2 सही हैं कि 1 2 3 सभी सही हैं। इसमें जो है इस तरह के फैक्ट बन सकते हैं। तो आप लोगों को जब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन आपसे ईजिली टैकल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें क्या है कि ये कैश में ही हो ज़रूरी नहीं है। वो या तो उसको कैश में मेंटेन कर लो, या गोल्ड फॉर्म में मेंटेन जो है कर लो, या जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में। मतलब ये जो है कैश में भी, या जो है गोल्ड के फॉर्म में, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है किसी भी फॉर्म में जो है इसको मेंटेन करना रहता है। CRR में जो है कैश, और जो CRR है उसमें जो है कैश में होना ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके जो है प्री में क्या बन सकता है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत SLR को मेंटेन करना होता है। ये भी, इसका भी आंसर आप लोग हमारे जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन CRR एंड SLR। इसमें क्या है, ये जो है क्या है, डिफरेंस क्या है इसमें। CRR जो है ये कैश में होता है, ये कैश, गोल्ड या सिक्योरिटीज़ किसी भी फॉर्म में हो सकता है। CRR
कैश अपने वॉल्ट में या आरबीआई को जो है सेंड करना होता है। इसमें क्या है, एसएलआर बैंक को ही अपने पास मेंटेन करना होता है। सीआरआर में आरबीआई ने जो भी रिजर्व क्रिएट करने को बोला था उस पर कोई रिटर्न नहीं मिलता है। एसएलआर में रिटर्न जो है ज़रूरी होता है। ये क्या करता है, सीआरआर जो है ये हेल्प करता है लिक्विडिटी को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट हम देखेंगे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसमें जो है क्या है, अगर कॉमर्शियल बैंक को ओवरनाइट फैसिलिटी के लिए लोन चाहिए, उसे दूसरे तरीके से लोन नहीं मिल सकता है, तो वह क्या करता है, एमएसएफ मतलब जो है मार्जिनल स्टैंडिंग जो है फैसिलिटी के जो है माध्यम से लोन ले सकता है। इसके अंतर्गत जो है क्या है, ये जो मार्जिनल जो फैसिलिटी जो रेट है, मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है एमएसएफ, ये क्या है, ये रेपो रेट से जो है ज़्यादा होता है। अगर कमर्शियल बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन लेने को तैयार है, तो वह इसको ले सकती है। तो ये हमने जो है क्या देखा, ये हमने देखा एमएसएफ। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये जो है क्या है, ओएमओ। इसके अंतर्गत सरकारी बॉन्ड्स की खरीद बिक्री के माध्यम से नकदी प्रवाह को कंट्रोल किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है क्या किया जाता है, सरकारी जो है जब आरबीआई को लगता है कि इकॉनमी में पैसा डालने की ज़रूरत है, तो मार्केट में लोगों के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसमें जो है ये क्या बात करता है, जब आरबीआई को लगता है कि मार्केट में जो है लिक्विडिटी बढ़ गई है, पैसा मार्केट में ज़्यादा है, तो वो क्या करती है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जारी करती है, जिसके माध्यम से जो है पैसे पे जो है कंट्रोल करती है। दूसरा जो है इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जब लिक्विडिटी जो है ज़्यादा होती है तो क्या होता है, आरबीआई जो है क्या करेगी, वह मार्केट में जो है जब लिक्विडिटी ज़्यादा होगी तो आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इकॉनमी में जो है इंजेक्ट करेगी, और क्या करेगी, इससे जो है जो इकॉनमी है उससे पैसा जो है शक आउट कर लेगी। आरबीआई जो है यूज़ करता है सारे टूल्स को मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए। हमने ये देखा कि किस तरह से आरबीआई सामान खरीद बेच कर मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। सामान खरीद बेचना मतलब जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जो है खरीदना और बेचने के माध्यम से क्या करती है, वो मनी सप्लाई को जो है कंट्रोल करती है। तो ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया, जो कि हमने इकॉनमी से लिया था। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। जिस किसी ने भी लक्ष्मीकांत एस पैटर्न की सीरीज़ नहीं देखी, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। उसमें हम सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करवाते हैं, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्री में या मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम पूरा कंप्लीट करवाते हैं। उसके बाद में उसकी फॉर्मेटिंग करवाते हैं मेंस की। फिर नेक्स्ट जो हमारी जो उसी चैप्टर से रिलेटेड जो हमारी नेक्स्ट क्लास आती है, उसमें हम उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम कंप्लीट करवाते हैं। तो इससे आपकी प्री और मेंस की एक साथ में ही तैयारी हो रही है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू। और जिस किसी को भी हमारा ये पीडीएफ चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा एल के ऊपर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं।